हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे आज से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 27 अक्टूबर को निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज। और ये फुल लेंथ टेस्ट है। पहला टेस्ट है हमारा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का टेस्ट है, जिसके लिए समय आप लोगों को पता होगा कि 2 घंटे इसका समय है। तो अभी हम क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे आप खुद आगे देखते चलिएगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के यहाँ पे दिए गए हैं, और निश्चित रूप से अगर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपको परीक्षा में ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इनिशिएटिव। अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है स्टेट पीसीएस हब, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे जो कथन है यह है कि एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। दूसरा कथन है सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तीसरा कथन है एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। चौथा कथन है नदी द्रोणी का आकार संभर से छोटा होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा और चौथा कथन सही है। यहाँ पे तीसरा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदियां हैं? हुंजा, गास्टिंग, द्रास, नूना। कौन सी इसमें से सिंधु की सहायक नदियां हैं? नीचे दिए गए कूट से यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सिंधु की सहायक नदियां हैं यह है हुंजा और द्रास। तो 1 एवं 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारत में पूर्व मानसून चक्रवात यानी कि प्री मानसून साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पहला है काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। चेरी ब्लासम कश्मीर घाटी, गलत है। मैंगो सावर दक्षिण भारत, बिल्कुल सही है। और बोडो चिल्ला असम, ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है, सॉरी ऑप्शन 2 जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में स्थित है, जिसका कारण है। कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, इसका कारण है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्न में से किस बीमारी में प्रभावशाली नहीं है? डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस। तो जो डीपीटी का टीका लगता है यहाँ पे डीपीटी, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटनेस। तो यहाँ पे पोलियो के लिए यह टीका नहीं लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह जो है पोलियो के लिए प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। कोडीन जो होगा यह हो जाएगा बेहोशी की दवा, और क्रिचुक जो हो जाएगा यह है रबड़ का स्रोत पदार्थ, और यूजेनाल जो है यह लौंग का सुगंधित तेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन की विषाक्तता किसके संदूषण से उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है क्लॉस्ट्रीडियम की संदूषण से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूर्योदय का देश जापान, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन, स्वर्ण द्वार यानी कि गोल्डन गेट का नगर सैन फ्रांसिस्को, वादे की भूमि कश्मीर। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऊपर के जो तीनों दिए हैं यह सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे राफा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह गाजा पट्टी का दक्षिणतम निकास बिंदु है। दूसरा कथन है यह मिस्र द्वारा नियंत्रित सिनाई प्रायद्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कौन से कथन
यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राचीन भारत में नालंदा बौद्ध धर्म के अध्ययन एवं अध्यापन के केंद्र के रूप में पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। दूसरा कथन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बंगाल के पाल शासक देवपाल ने करवाया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? तो इसका सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि नालंदा का जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया गया था वह देवपाल के दौरान नहीं करवाया गया था, यह करवाया गया था गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल पहला सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम, पॉलिटिक्स इन इंडिया रोमिला थापर, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन MS गिल। यहाँ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और लेखक दिया हुआ, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है पॉलिटिक्स इन इंडिया रोमिला थापर, ये इनकी बुक नहीं है, तो यहाँ पे यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बम्बई से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि, और नेक्स्ट जो यहाँ पे कथन है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में चले मुकदमे पर उनके पक्ष में चित्तरंजन दास ने वकालत किया। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे चौथा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे निश्चित यहाँ कूट दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो चाय की जो खेती के लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वह होती है अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ किस्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ फसल दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ललित अमरूद, ऑप्शन बी है कंचन आंवला, ऑप्शन सी है नीलम अंगूर, या फिर ऑप्शन डी आम्रपाली आम। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, नीलम जो है यह अंगूर की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्यूरिंग तंबाकू, पेगिंग मूंगफली, डापोंग विधि गेहूं, अपगलन विधि जूट। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, डापोंग विधि जो है यह गेहूं में नहीं की जाती है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोरान सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है। दूसरा कथन है, सल्फर दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो सही कथन है वह है ऑप्शन डी, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मसालों को सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि रिसेंटली जो डाटा आया है उसमें केरल नहीं है, अभी मध्य प्रदेश अपडेट हो गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है फसल और दूसरी तरफ दिया हुआ है रोग। तो गन्ना में होता है रेड रॉट, धान में जो होता है यह हो जाएगा, एक मिनट, गन्ना में आपका होगा रेड रॉट, ए का हो जाएगा चौथा, और धान में हो जाएगा खैरा, आलू में हो जाएगा झुलसा, और बाजरा में होगा हरित बाल। याद रखिएगा, हरित बाल जो है धान का नहीं है, हरित बाल जो हो जाएगा वह बाजरे का रोग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और ये सूची 2 है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। और तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया जाता है 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका प्रयोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि वह सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ है मुख्य संरक्षित वन्य पशु। तो काजीरंगा में जो है गैंडे का संरक्षण किया गया है। गिर में जो है यह शेर का संरक्षण होता है। पेरियार में हाथी का संरक्षण और दाचीगम में तो हंगुल का संरक्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है? किसको कहा गया है? तो यह कहा गया 1921 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। कितनी रही है दशकीय वृद्धि दर? तो यह रही है 17.70%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन, सामाजिक अप समायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत सैमसन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत सैमसन का नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला सहारनपुर जो है यह हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ साझा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषक के अंतर्गत कितनी भूमि धारण करने वाले कृषक को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे शामिल किया जाता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल जो है यह है गन्ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया हुआ है? तो यह पंजाब है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा सर्वाधिक? यहाँ पे नीचे राज्य दिए हुए हैं। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है पुदुचेरी और ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है पुदुचेरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? उत्तराखंड और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? जो युग्म में दिए हुए हैं
राज्य, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और पंजाब की सीमा जो है यह उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। बाकी उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और साथ ही में मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सब अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और पंजाब अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसको गांव की भाषा में ढाक भी बोलते हैं, ढाक। इसका जब फूल आ जाता है तो पूरा रेड रेड हो जाता है और इसको बोला जाता है जंगल की आग। और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश का जो इसमें से ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वह है ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह क्रौच, संस्कृत में इसको क्रौच बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं सारस। सारस, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस या क्रौच है, जबकि जो गौरैया है यह बिहार का राजकीय पक्षी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि अगर यहाँ पे प्रश्न पहला देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल सही प्रश्न है, ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, ये भी सही है। तो जो सोनभद्र है उसकी सीमा जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों से लगा हुआ है, सॉरी 4 राज्यों से लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4 राज्य दिया है, बिल्कुल सही, ये भी कथन है। और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सॉरी गाजियाबाद नहीं होगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह हो जाएगा कानपुर नगर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, कौन सा जिला है, तो यह जिला है कौशाम्बी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों के संदर्भ में निम्न में से सबसे उचित क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में पूछा गया है जिलों का क्रम, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन के लिए चालू खाता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? बस ऑप्शन ए है वस्तुओं का आयात, ऑप्शन बी है वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन सी है सेवाओं का आयात, ऑप्शन डी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी। किसको इसमें भुगतान संतुलन के चालू खाता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को भुगतान संतुलन के चालू खाता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री जो हैं वह है निर्मला सीतारमण जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है? दूध गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा या फिर प्राणहिता। कौन सी इसमें से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए दूध गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। पहला है मैकाल रेंज, दूसरा कैमूर हिल्स, तीसरा है बघेलखंड पठार और चौथा है बस्तर का पठार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कैमूर हिल्स, फिर उसके बाद होगा बघेलखंड पठार हो जाएगा, और फिर आएगा मैकाल रेंज, और फिर होगा बस्तर का
पठार। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क के भंडार हेतु प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है चित्रदुर्ग, ऑप्शन बी है हॉस्पेट बेल्लारी, ऑप्शन सी है चिकमंगलूर, या ऑप्शन डी है सुकिंदा घाटी। कौन सा इसमें से लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुकिंदा घाटी जो है यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, माउंट खिंगिन चीन, जाग्रोस अफगानिस्तान, पॉन्टीन तुर्की। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, जाग्रोस जो है यह अफगानिस्तान में नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, माउंट खिंगिन जो है या चीन में स्थित है, ये भी सही है, और पॉन्टीन जो है या तुर्की में स्थित है, ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? ब्राजील धारा, नॉर्वे धारा, बेंगुला धारा, या फिर रेनेल धारा। कौन सी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बेंगुला जो धारा है यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के तट पे पश्चिमी तट पर चलती है, और इन देशों से सटे हुए ही चलती है ये बेंगुला करंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेंगुला धारा जो है यह अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? भूटान स्वर्ण पैगोडों का देश, म्यांमार लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लेबनान मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा जो है लेबनान मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड यह सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में ही तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, खैरुल मजलिस निम्नलिखित में से किसके स्थान कथनों का संग्रह है? खैरुल मजलिस निम्नलिखित में से किसके कथनों का संग्रह है? तो यह संग्रह है चिरागे देहलवी के कथनों का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उसके आरंभिक 50 वर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है तबकाते नासिरी से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के शासनकाल में फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ था? तो यह उत्सव प्रारंभ हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना का संबंध जो है यह किस मंत्रालय से है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान सहकार योजना का संबंध है किस मंत्रालय से संबंध है? तो यह संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से। आयुष्मान सहकार योजना का संबंध पूछा गया, मंत्रालय नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है आयुष्मान सहकार योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, आर्थनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, सार्कोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, या फिर डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्कोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी बोन, ईओजी आँख, या ईएमजी मांसपेशी। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ईओजी जो आँख का दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी बोन और ईएमजी मांसपेशियों के लिए सही सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के बायोटिन उपयुक्त में सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। विटामिन के को बायोटिन नहीं कहते हैं, ये यहाँ पे गलत है, तो 1 एवं 2 इसका सही आंसर होगा। 1 एवं 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्तिकालिता की अवधारणा
की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, पौधों को अधिक प्रकाश में रखना ताकि उनमें पुष्पन शीघ्र हो सके। ऑप्शन बी, प्रकाश व अंधकार की सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधों की ऊंचाई में वृद्धि या कमी। ऑप्शन सी, प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधों में पुष्पन। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीप्तकालिता की अवधारणा का जो सही व्याख्या है वह है प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधों में पुष्पन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइस फोर्टिफिकेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक होता है। दूसरा कथन है, फोर्टिफिकेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी? किसकी सिफारिश पर यह हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो यह हुई थी केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसल मानकों का संबंध है। ऑप्शन ए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से। ऑप्शन बी, बैंकिंग व्यवस्था से। ऑप्शन सी, बेरोजगारी से। ऑप्शन डी, रोजगार सृजन से। बेसल मानकों का संबंध जो है यह है आपके बैंकिंग व्यवस्था से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के हर नागरिक को बैंक से जोड़ने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह समिति थी नचिकेत मोर समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो यह वितरित करती है धनवानों के पक्ष में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? तो यह है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके के विकास के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप इकाई है? कौन सी इकाई है ये? तो ये है प्रति व्यक्ति आय या उत्पाद इकाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य यहाँ पे सत्य है? तो यह है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI बैंक की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1964 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विटामिन और दूसरी तरफ है कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B7 चर्म रोग, विटामिन B2 जनन क्षमता में कमी, विटामिन B3 पेलाग्रा। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन B2 जनन क्षमता में कमी, यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जनन क्षमता में कमी जो है वह विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, ना कि बी की कमी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है सोडियम शरीर में रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायता करता है। दूसरा कथन है यह शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है गेहूं म्यूटिन प्रोटीन, दूसरा है दूध केसीन प्रोटीन और तीसरा है रेशम फाइब्रोइन प्रोटीन। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि इस उपयुक्त में से सही है कौन सा यहाँ पे सही है, यानी कि गेहूं में म्यूटिन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन और रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन। अब इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो यहाँ पे सही है वह तीनों सही हैं और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे म्यूटिन नहीं होगा, या मिसप्रिंट हो गया होगा, ग्लूटिन होगा। हाँ, ग्लूटिन प्रोटीन। तो यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित हुआ था यह 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इनमें से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन किया गया था भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए? तो यहाँ पे किया गया था 21वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बोडो मैसा यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों संशोधन को जोड़ा गया है। इससे संबंधित प्रश्न इस बार के आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछा गया था, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी सोसाइटी का वर्णन संविधान के किस संशोधन में है? तो यह है आपके 97वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता है? अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता है आपातकाल के समय? तो यहाँ पे होता है अनुच्छेद 19 का निलंबन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 359 है, इसके द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं जब अनुच्छेद 359 लगता है, लेकिन अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद जो है 19 ही निलंबित होता है। इसको याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहाँ पे वकालत कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो यह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम निर्धारित संख्या है यह है 500, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडारियों का दमन निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय की घटना है? पिंडारियों का दमन जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय की घटना है? तो यह घटना है लॉर्ड हेस्टिंग के समय की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1932 में नहीं हुई थी? सांप्रदायिक पंचाट, दूसरा है पूना पैक्ट और तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब पूछा गया है कौन सा इसमें से उपयुक्त के अनुसार सही विकल्प है, और पूछा गया है कौन सी घटना 1932 में नहीं हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक के समाहित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन ए है जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, दृश्य, भूदृश्य। ऑप्शन बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या। ऑप्शन सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। ऑप्शन डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीव से जैवमंडल तक का जैविक संगठन का सही क्रम यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रीन हाउस गैस दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल। ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत। ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्टे। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह प्रशीतकों यानी कि जो रेफ्रिजरेटर यानी कि जो ठंडे करने वाले सामान होते हैं, यंत्र होते हैं, उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक घटक अधिकतम, जैविक पदार्थ अधिकतम है? किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो जैविक पदार्थ है वह अधिकतम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है?
उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ, लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ, या फिर ए और बी दोनों। तो कौन सा होगा यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर और साथ ही मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।